गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है बच्चों, हमने स्टार्ट किया था आपका विस्तार का चैप्टर, थर्ड चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे एंड ऑफ द अर्थ से क्या मतलब है। एंड ऑफ द अर्थ से मतलब है साउथ पोल का, और साउथ पोल में कहाँ के लिए जर्नी स्टार्ट की गई है। साउथ पोल में एक हमारा कॉन्टिनेंट आता है, एक महाद्वीप आता है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। ठीक है, तो एंटार्क्टिका जा रहे हैं कौन, हमारी जो राइटर है तिशानी दोशी जी। तिशानी दोशी जी अपनी टीम के साथ एंटार्क्टिका जा रही हैं किसी रिसर्च पर्पज से। ठीक है, ये हमने कल देखा था। और वो एंटार्क्टिका क्या रिसर्च करने जा रहे हैं बच्चों, देखो हमने जाना था कि एंटार्क्टिका ऐसी जगह है जहां पे जाके हमें अर्थ के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में चीजें पता चल सकती हैं। ठीक है, अब हमने वी रेड दैट वो किस में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं एक रिसर्च वेसल, रशियन रिसर्च वेसल में। ठीक है, जिसका नाम है एकेडमिक शिकोल्स्की शिकोल्स्की। ठीक है, ये उसका नाम है रशियन रिसर्च वेसल का। फिर वो बताती हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट करी है जर्नी। ये जर्नी स्टार्ट हुई है मद्रास से, क्योंकि मद्रास की वो रहने वाली है। ठीक है बच्चों, मद्रास का उन्होंने थोड़ा बहुत वो बताया था कि वो मद्रास कहाँ पे है, आपके इक्वेटर से 13.0 डिग्री नॉर्थ में ये मद्रास की लोकेशन है। ठीक, तो उन्होंने बताया कि वहां पहुंचने के लिए, अंटार्कटिका पहुंचने के लिए उनको कितने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस करना पड़ा। मैंने टाइम जोन्स आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों, टाइम जोन्स क्या होते हैं, वो जगह जहां पे कि हमारा टाइम चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने क्रॉस करे और 3 वाटर बॉडीज क्रॉस करी, जैसे कि ओशियंस, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन वगैरह। और बहुत सारे इकोस्फेयर्स को भी क्रॉस किया। हमने इकोस्फेयर्स भी डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में कि इकोस्फेयर्स क्या होता है। ठीक है, और फिर वो बताती हैं कि हमें इस जर्नी में करीबन 100 घंटे तो लगे, और 100 घंटे में कहीं पे हमने कार से ट्रेवल किया, कहीं पे एरोप्लेन से ट्रेवल किया और कहीं पे शिप से ट्रेवल किया। ठीक है बच्चों, और फिर जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा एक वाइट लैंडस्केप। ठीक है बच्चों, लैंडस्केप मतलब एक सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर से ढकी हुई जमीन। ठीक है, बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई जमीन और ब्लू हॉरिजन, नीला आसमां। ठीक है, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस हुआ। ठीक है, आनंद की भावना उनके मन में आई। ठीक है, एंड प्रोफाउंड वंडर। ठीक है, और लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें एक बात का आश्चर्य भी हुआ। अब यहीं पे कल की क्लास हमने अपनी छोड़ी थी बच्चों की, आश्चर्य किस बात पे हुआ है आखिरकार। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे इसी आश्चर्य के कारण को, कि आश्चर्य किस कारण हुआ उन्हें। ठीक है, हम मानते हैं कि वो वहां पे पहुंची। ठीक है, वो वहां की सुंदरता को देखकर मंत्र मुग्ध हो गई, मेस्मराइज हो गई। शी वॉज मेस्मराइज टू सी द ब्यूटी ऑफ एंटार्क्टिका। बट व्हाई वॉज शी फीलिंग वंडर। ठीक है, एंड व्हाट वॉज शी वंडरिंग, तो इसको हम आज डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। ठीक है, हैरानी इस बात पे हुई उन्हें जब उन्होंने देखा कि इंडिया कितना अलग है। आई हो बच्चों आप इंडिया की इकोस्फेयर से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, नहीं परिचित हैं तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। चलिए नॉर्थ पे जाएंगे अगर हम इंडिया के, तो हमें क्या देखने को मिलते हैं, हिमालयाज। ठीक है, वहां पे हमारी माउंटेन रेंजेस हैं, फिर जिसमें कि ट्रांस हिमालयाज आते हैं, लोअर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज आते हैं, फिर शिवालिक माउंटेन्स आते हैं, ये सारे माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, और हमारा एवरेस्ट, जितनी बड़े बड़े पीक्स हैं, कंचनजुंगा। ठीक है, ये सब भी, नंदा देवी पर्वत, ये सब वहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्थ वाला एरिया। नॉर्थ में बेसिकली हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे कैसे हो गए, ठंडे इलाके हो गए। उससे फिर नीचे आते हैं हम, तो हमारा प्लेन्स आ जाता है, हरिद्वार, दिल्ली,
यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब आ जाता है। ठीक है, और थोड़ा नीचे आते हैं तो फिर बच्चों हमारा क्या आ जाता है, डेक्कन प्लेट्यू आ जाता है। डेक्कन प्लेट्यू आपने पढ़ा होगा, दक्कन के पठार। ठीक है पठार के बारे में आप पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी में। फिर वहां पे आपको कुछ पठार वगैरह देखने को मिलता है महाराष्ट्र वाले एरिया में। तमिलनाडु साइड फिर से आपको थोड़े बहुत हिल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर केरल साइड आएंगे तो वहां पे भी हिल्स हिल्स हैं बच्चों, है ना। वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर साउथ में आपको क्या देखने को मिल जाता है बच्चों आपको साउथ में इंडियन ओशन और उससे लगा हुआ उसके बाद फिर श्रीलंका है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा साउथ। और वैसे ही अगर हम वेस्ट की बात करें तो आपको मिलेगा बिल्कुल टॉरिड जोन, जैसे कि थार डेजर्ट आपको देखने को मिल जाता है राजस्थान में और गुजरात वगैरह, ये सारा डेजर्ट वाला और थोड़ा गर्म इलाका है। ठीक है, और अगर हम चलते हैं बच्चों ईस्ट की तरफ तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला एरिया, जैसे जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट्स हैं, ईस्टर्न जिसको हम नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, मणिपुर, असम, ये सब जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है और जंगल वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह भी यहाँ पे काफी सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी पाई जाती है। तो इस तरीके का बच्चों कुछ हमारा बायोस्फीयर है या कह सकते हैं इकोस्फीयर है इंडिया। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए एंटार्क्टिका की, तो एंटार्क्टिका बिल्कुल डिफरेंट है। वहां कुछ भी नहीं है, ना वहाँ ग्रीनरी है ना माउंटेन्स हैं। बट वो माउंटेन्स भी सिर्फ किसके हैं, बर्फ के पहाड़ है। ठीक है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बर्फ ही बर्फ का पहाड़ और बर्फ की प्लेन्स है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इंडिया में और एंटार्क्टिका। लेकिन हैरानी तो इसी, अब आते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि कैसे ये दोनों पहले एक ही पार्ट हुआ करते थे और बाद में कैसे समय के साथ कालांतर में ये अलग अलग हो चुके थे। तो ये कह रहा है 650 million years ago a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, center roughly around the present day Antarctica। ठीक है, ये कह रहा है कि 650 मिलियन वर्ष पहले, 650 मिलियन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। 650, मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो डायनासोर्स भी थे ना, वो भी 150 मिलियन पहले थे अर्थ पे। ठीक है, तो ये तो डायनासोर से भी बच्चों कितने 450 मिलियन पहले की बात हो रही है, ईयर्स पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो सोचो कितने पहले की बात होगी जब गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता होगा। अब गोंडवाना लैंड क्या था बच्चों, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, उस वक्त इतने सारे कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, जैसे अभी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उस वक्त ज्यादा कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, 2-3 ही कॉन्टिनेंट्स रहे होंगे और उनको सुपर कॉन्टिनेंट्स बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सुपर कॉन्टिनेंट। उन्हीं सुपर कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट था ये, यहाँ पे गोंडवाना लैंड, इसको आप याद करेंगे, गोंडवाना। ठीक है बच्चों, ये गोंडवाना नाम का था और इसी में सब कुछ अटैच था। अमलगमेटेड क्यों बोला हुआ है इसको, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स था। ठीक है, डेजर्ट भी इसी में है, एंटार्क्टिका भी इसी में है, इंडिया भी इसी में है, अफ्रीका भी इसी में है, सब कुछ इसी में था। अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, ये सारी चीजें एक ही थी। वो तो बच्चों समय के साथ आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा टेक्टोनिक प्लेट्स। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो आज ही जाके इसको डिस्कस करें या फिर आप गूगल पे चेक करें। टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, जो पृथ्वी के नीचे, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों, क्रस्ट। ये हमारी क्रस्ट है। उस क्रस्ट के नीचे बच्चों कुछ ऐसे ऐसे करके लेयर्स होती हैं और लेयर्स ही क्या कर रही है बच्चों, लगातार मूवमेंट कर रही है। ये लगातार मूवमेंट कर रही है, आपस में टकराती रहती है, टकराती रहती है। लेकिन ये जो टकराव है या टक्कर है, ये बहुत मिनिमम होती है। कि ऐसा नहीं कि ये गोंडवाना लैंड एक ही दिन में अलग हो गया होगा या फिर या 10-12 साल में अलग होगा, नहीं। इसको अलग होने में भी मेरे ख्याल से कई 100 साल लगे होंगे। ठीक है, तब जाके ये इससे सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए होंगे। इंडिया अलग हुआ होगा, ठीक है, एंटार्क्टिका अलग हुआ होगा, अफ्रीका अलग हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स जब हिलती हैं और फिर ये क्या हो जाता है, फिर ये इधर को पुश करेगी, ये इधर को पुश करेगी, तो क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो मान लीजिए इंडिया अलग हो गया गोंडवाना लैंड से
और ये एंटार्क्टिका अलग हो गया, एंटार्क्टिका यहाँ रह गया। फिर क्या हुआ बच्चों, ये इंडिया था, इंडिया फिर समय के साथ फ्लोट करता हुआ नीचे से अफ्रीका से आ रहा है, फ्लोट करता हुआ आया और आके जैसे मान लीजिए यहाँ से फ्लोट करता हुआ है, इंडिया यहाँ से अलग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे है एशिया, ये एशिया है बच्चों, ठीक है, और इंडिया यहाँ से अलग हुआ, इस गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, और बीच में तो समुद्र है, समुद्र से फ्लोट करता हुआ है, तैरता हुआ है, और तैरते हुए भी ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी आ गए, इसको आने में भी कई 100 साल लगे होंगे। तो तैरता हुआ आया आया आया, और जब ये आके धीरे धीरे यहाँ पे आके एशिया में इसने हिट किया, ठीक है, इंडिया आया और एशिया की लैंड से टकराया, तो तभी हमारे बच्चों क्या कहा जाता है कि हिमालयाज का ओरिजिन हुआ। जो हिमालय पर्वत है ना, ये उसी टाइम पैदा हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने देखा ही होगा, जब दो चीजों की टक्कर होती है, दो गाड़ियों की टक्कर होती है, तो गाड़ी ऐसे ऊपर की तरफ उड़ जाती है, ठीक है, कोई भी चीज टकराने के बाद ऊपर की तरफ चल जाती है। तो उसी तरह से जो दो लैंड मास है, इतनी बड़ी जमीन है, एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, और इंडिया भी कितना बड़ा है, वो आके जब टकराया होगा तो जमीन का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया, और वही जो ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा है बच्चों, वही है हमारे हिमालयाज, ठीक है, क्लियर रहेगा। और ये चीज देखा जाए हमारे लिए बहुत पुरानी है, लेकिन अर्थ की और यूनिवर्स के हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, 200 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हिमालयाज है बहुत ही यंग माउंटेन्स है, क्योंकि बाकी जो माउंटेन्स थे वो ऑलरेडी बन चुके थे, ठीक है, वो बहुत पहले ही बन चुके होंगे, ठीक, जबकि जब मतलब कह सकते हैं कि ओरिजिन हुआ होगा, या फिर जब भी अब फिर पीछे जाना पड़ेगा बिग बैंग थ्योरी में, जब इस यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ होगा तो उसके काफी टाइम बाद ही बन चुके थे बाकी पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका में। लेकिन हिमालयाज हमारे एकदम फ्रेशली मेड वो है कि माउंटेन्स हैं, इसलिए तभी तो बच्चों आपने देखा होगा कि जितने ज्यादा अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स हिमालयाज, हिमालयन रीजन्स में आते हैं, उतने और कहीं नहीं आते, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल में इतना ज्यादा डेंजर जोन है, क्योंकि अभी यहाँ के पर्वत कच्चे हैं, और अगर इन कच्चे पर्वतों के साथ अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या है, जो कच्ची चीज होगी वो जल्दी ढल जाएगी, नीचे धस जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको इतना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता था अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, जहाँ पे एंटार्क्टिका आज के वक्त में है, वहीं पे गोंडवाना लैंड भी एग्जिस्ट किया करता था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस वक्त चीजें कुछ अलग थी, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ठीक है, मतलब मनुष्य आ नहीं रखे थे, मतलब मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हो रखी थी, ठीक है, मनुष्य उस वक्त मौजूद नहीं थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, उस वक्त क्लाइमेट कैसा होता था बच्चों, बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था, ठीक है, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म था, तो उसकी वजह से क्या था, बहुत ज्यादा फ्लोरा और फौना प्रेजेंट था बच्चों, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा प्रेजेंट था। अब देख लीजिए बच्चों, फ्लोरा एंड फौना के उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंट होने का क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी जीव को, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, चाहे कोई पौधा हो, पेड़ हो, या फिर कोई जीव जंतु हो, ठीक है, उसको अपना जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा ऊर्जा का हमारा मेन साधन क्या है बच्चों, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन, ठीक है, सूरज हमारा मेन सोर्स है। अगर हमें सूरज से बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो जीव जंतु भी ज्यादा होंगे। इसीलिए क्योंकि उस वक्त 650 मिलियन ईयर्स एगो टेम्परेचर थोड़ा वार्म होता था, तो इस वजह से फ्लोरा एंड फौना ज्यादा हुआ करते थे। फ्लोरा का होता है मतलब बच्चों, फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है ना, वो पेड़ पौधे, वो सारे फ्लोरा के अंदर आ जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और फौना के अंदर आ जाते हैं बच्चों आपके एनिमल्स, जितने भी एनिमल की स्पीशीज, एनिमल्स की प्रजातियां हैं दुनिया में, वो सारी किसके अंदर आ जाती हैं, फौना के अंदर। तो फ्लोरा एंड फौना को आप याद रखेंगे, ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंग्लिश के एग्जाम में नहीं, इवन ज्योग्राफी या साइंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। फ्लोरा को देखो आप ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लोरा फ्लावर से बन रहा है, तो फ्लोरा फ्लावर
तो इसलिए हम फ्लोरा को कनेक्ट करेंगे प्लांट से, और फौना अगर जो बच गया वो फिर एनिमल से। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे फ्लोरा एंड फौना को। तो फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा हुआ करते थे। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, slapping the globe much as we know it today. ठीक है, ये कह रहा है कि करीबन 500 मिलियन ईयर्स तक तो जो गोंडवाना लैंड था वो सरवाइव किया, ठीक है, वो बरकरार रहा। लेकिन जैसे जैसे डायनासोर्स खत्म होते चले गए धरती पर से, ठीक है, और फिर क्या हुआ, मैमल्स, मैमल्स कौन होते हैं बच्चों, आपको पता होगा, मैमल्स होते हैं स्तनधारी जीव, और डायनासोर्स का खात्मा हुआ और स्तनधारी जीव धरती पे आने लगे। तो क्या हुआ उस वजह से, और क्योंकि देखो वही टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट वगैरह, उसकी वजह से क्या हुआ, जो गोंडवाना लैंड था, एक बड़ा सा गोंडवाना लैंड था, ये टुकड़ों में टूटने लगा, ऐसे स्प्लिट होने लगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के इधर उधर ये बहने लगे। ठीक है, इस तरह से ये कंट्री अलग अलग कंट्रीज में फिर सेपरेट हो गए, जैसे कि एक इंडिया, इसमें से एक अलग कंट्री निकल गई, और फिर कुछ वो हिस्सा बना नक्शे का, क्या बोल सकते हैं, विश्व के इस नक्शे का, जिस नक्शे को हम आज की डेट में जानते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, जैसे आप डालते हैं कि वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप करंट, तो जो आपको पता ही है बच्चों, जो आपकी एटलस की बुक में वो आपने देखा होगा, लेकिन अगर आप डालेंगे वर्ल्ड मैप, ओल्ड वर्ल्ड मैप, या फिर 600 मिलियन ईयर्स अगो वर्ल्ड मैप, ठीक है, इस तरह से डालेंगे तो आपको वहां पे डेफिनेटली गोंडवाना लैंड देखने को मिलेगा, और वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कैसे कॉन्टिनेंट्स की सिचुएशन थी। क्लियर है बच्चों? To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. ठीक है, देख लीजिए, इसीलिए एंटार्क्टिका जाना जरूरी है, क्योंकि जब हम एंटार्क्टिका जाते हैं तो हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है, और हमें इतिहास के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों अगर हमें अपने इतिहास का पता होगा कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारे पूर्वज कौन थे, पहले क्या हुआ करता था, तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पास्ट में अगर, इतिहास में अगर ऐसा रहा था, आज ऐसा है, तो उसी के बिहाफ पे हम ये एक आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा इतना चेंजेस हुआ है इतने सालों में, तो शायद आने वाले सालों में ये चेंजेस हो सकते हैं, ये इस तरीके से चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों पास्ट की स्टडी करना जरूरी होती है, और वो स्टडी करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं, एंटार्क्टिका जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोग रिसर्च करने के लिए एंटार्क्टिका क्यों जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, किसी को भी? इज देयर एनी डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields, ओजोन एंड कार्बन। ठीक है, अब ये बता रहा है कि हमें यहाँ का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ आने का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे हमें कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स के बारे में पता चलता है। कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स बच्चों वही है जो मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ की क्रस्ट है, इसके नीचे जो फोल्ड्स में जो लेयर्स है ना, इन्हीं को बोलेंगे कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, इसी के नीचे हमें क्या बोलती है, ग्रेनाइट की शील्ड्स मिलती हैं। ग्रेनाइट आपको पता है बच्चों, ठीक है, कार्बन का ही एक कंपाउंड होता है। और ओजोन लेयर के बारे में पता चलता है कि हमारी ओजोन लेयर कितनी डिप्लीट हो रही है। ठीक है, ओजोन लेयर को भी हम स्टडी कर सकते हैं कि क्या हमारी ओजोन लेयर अभी सही लेवल पे है, या फिर अगर हमारे एंटार्क्टिका में कुछ नुकसान पहुंच रहा है, या फिर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, ओजोन लेयर में गैप्स आ रहे हैं या होल्स हो रहे हैं, तो वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। और कार्बन कंटेंट कितना मौजूद है पृथ्वी पर, ये भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन कैसा है, एक हार्मफुल कंपाउंड है जो कि हार्म करता है हमारे नेचर को। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी कि इवोल्यूशन, और इसका विनाश यानी कि एक्सटिंक्शन कैसे होगा। ये सारी चीजें बच्चों हमें यहाँ जाके पता चल सकती है। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling. अगर तुम्हें ये पता चल जाता है कि 1 मिलियन ईयर्स, ठीक है, 1 मिलियन यानी कि बच्चों कितना होता है, 10 लाख सालों के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, माइंड बॉगलिंग, मतलब सर चकराने वाला है, और एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है अगर आपको पता चल जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक, वे कह रहे हैं, इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस। जैसे कि हुआ भी था, इंडिया कहाँ आया था, उसने नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, और एशिया को हिट किया तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हुए, हिमालयास बन गए।
साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका किधर की तरफ गया? नॉर्थ अमेरिका की तरफ गया, ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज, और वहां पे ड्रेक पैसेज खुला टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और वहां पे क्या हुआ? सर्कमपोलर करंट बनी, कीप एंटार्क्टिका फ्रिजिड, जिसकी वजह से कि एंटार्क्टिका जो है हमेशा के लिए ठंडा हो गया, डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के बॉटम में ही, नीचे ही रह गया। For a sun worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for imagination. ठीक है, अब ये बता रही है कि जैसे मैं क्या हूँ, मैं एक साउथ इंडियन पर्सन हूँ, क्योंकि ये कहाँ से है बच्चों? ये हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि तिशानी दोषी जो है वो मद्रास से है। तो मद्रास के लोग, साउथ इंडियन लोग क्या होते हैं? ये होते हैं सन वर्शिपिंग। ठीक है, सूरज की पूजा करने वाले, वर्शिप मतलब पूजा करना। ठीक है, तो ये सन वर्शिपिंग लोग होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो रोज सुबह उठ के सूरज को जल चढ़ाता हो, सूरज की पूजा करता हो, और उसने करीबन 2 हफ्ते से सूरज ही ना देखा हो, जिसके दिन की शुरुआत सूरज को देखकर, सूरज को जल अर्पण कर कर ही होती है, उसने 2 हफ्ते से सूरज ना देखा हो, तो आप समझ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ कैसा व्यतीत हो रहा होगा, वो कैसा फील कर रही होगी। सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटरी लेवल पे नहीं, सर्कुलेटरी मतलब बॉडी के लेवल पे कि खून का बहाव कैसा है, ये सारी चीजें ही नहीं, मेटाबॉलिक या फिर कितनी उनको भूख लग रही है, कितना उनका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं, लेकिन मानसिक तौर पर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।